नमस्कार, आप सभी का लक्ष्य क्लासेज की यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आप सभी का वेलकम करता हूं। और जो आज आपके सामने मैं हेलो एल्केन और हेलो एरिन जो चैप्टर है उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेके आया हूं। बेटा आपको बता दूं, मैं 2 चैप्टर कंप्लीट करवा दिए। पहले एक हेलो एल्केन, एक आपका एल्कोहल फिनोल और ईथर कंप्लीट करवा दिया, एमीन करवा दिया। और आज बारी है हेलो एल्केन और हेलो एरिन की। आप सभी को पूरा वीडियो देखना है और ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को अगर आप अच्छे से नोट्स बनाकर लिखते हो और इनको कंप्लीट करते हो तो कहीं ना कहीं बार बार पेपर में ये क्वेश्चन है वो रिपीट होते हैं, तो आपको भी फायदा मिलने वाला है। आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी केमिस्ट्री में स्ट्रॉन्ग बन जाएगी और आपके अच्छे नंबर आने वाले हैं। तो एक भी वीडियो ना छोड़िए और हमारे जो भी वीडियो बना रहा हूँ इस वीडियो को आप शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचे और सभी बच्चों को फायदा मिल सके। तो बेटा आप सबको क्या करना है, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक वीडियो को अच्छे से देखना है, नोट्स बनाते हुए जाना है, ठीक है। तो मैं शुरुआत करता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन की। पहले क्वेश्चन से शुरुआत करता हूँ बेटा। और जो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है जो पहला क्वेश्चन है आपका वो क्या होने वाला है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, 1 सेकंड लगेगी बस। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं को, फर्स्ट क्वेश्चन से चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं को, यहां से देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ये है बेटा। पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित बेंजिलिक क्लोराइड, फर्स्ट क्वेश्चन है बेंजिलिक क्लोराइड, बेंजिलिक क्लोराइड तथा वाइनिलिक क्लोराइड, वाइनिलिक क्लोराइड के संरचना सूत्र लिखिए, संरचना सूत्र लिखिए इन यौगिकों में क्लोरीन, इन यौगिकों में क्लोरीन परमाणु से, क्लोरीन परमाणु से जुड़े कार्बन परमाणु का संकरण लिखिए, कार्बन परमाणु का संकरण लिखिए। और ये मेरा आज का पहला क्वेश्चन है और मैं स्टार्ट कर रहा हूं बेटा। ये 2013 से आए हुए क्वेश्चन करवा रहा हूं, सबसे पहले 2013 से स्टार्ट कर रहा हूं। तो आपसे पूछा गया कि बेंजिलिक क्लोराइड का और वाइनिलिक क्लोराइड का संरचना सूत्र लिखिए। तो आपको मैं पहले बेंजिलिक क्लोराइड बताता हूं बेटा। सबसे पहले मैं आपको बेंजिलिक क्लोराइड बताता हूं, C6H5। आपका जो बेंजिलिक क्लोराइड होगा वो क्या होगा, बेंजिलिक क्लोराइड, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। बेंजिलिक क्लोराइड आपका जो होगा वो होगा C6H5CH2Cl। या इसको आप ऐसे भी बना सकते हो, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर भी बना सकते हो, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, और ये आपका CH2 और ये आपका Cl। ये किसका संरचना सूत्र है, ये है आपका बेंजिलिक क्लोराइड का संरचना सूत्र। बेंजिलिक क्लोराइड का संरचना सूत्र है। इसका अगर आईयूपीएसी नाम पूछा जाए आपसे, आईयूपीएसी नेम, तो आईयूपीएसी नाम क्या बता दोगे कि सर मेन चेन ये वाली है, इसमें क्लोरो है और इसमें फेनिल है। तो पहले क्या लिखोगे, Cl आएगा तो क्या लिखोगे 1 क्लोरो, C आता है पहले 1 क्लोरो फेनिल, 1 क्लोरो फेनिल, 1 क्लोरो फेनिल, 1 क्लोरो 1 फेनिल, 1 क्लोरो 1 फेनिल, और लास्ट में एक कार्बन को बोलो मेथ और सिंगल बॉन्ड है तो N, मेथेन। इसका जो आईयूपीएसी नाम हो गया 1 क्लोरो 1 फेनिल मेथेन। और आपसे पूछ रहा है कि बेंजिलिक क्लोराइड में जिस कार्बन से क्लोरीन जुड़ा है उसका क्या संकरण रहेगा। बेटा चारों की चारों सिग्मा बंद है, 1 2 3 4 सारे सिग्मा है, लोन पेयर 0 है। तो बेटा इसमें जो संकरण रहता है वो रहता है आपका sp3। कौन सा संकरण रहता है, sp3। तो बेंजिलिक क्लोराइड का संरचना सूत्र क्या रहने वाला है, C6H5CH2Cl
और जिस कार्बन इसका यूपीएसी नाम के रहने वाला है 1 क्लोरो 1 फेनिल मेथेन रहने वाला है, और इसका जो कार्बन परमाणु से जिस कार्बन परमाणु से क्लोरीन जुड़ी है उसका संकरण क्या रहने वाला है, sp3 रहने वाला है। सेकंड वाइनिलिक के बारे में पूछ रहा है, तो वाइनिलिक क्या होता है, वाइनिलिक क्या होता है, कुछ इस प्रकार का होता है बेटा, R CH डबल बॉन्ड CH Cl, ये होता है आपका वाइनिलिक क्लोराइड। यह आपका क्या होता है, वाइनिलिक क्लोराइड। वाइनिलिक क्लोराइड की मतलब वाइनिलिक क्लोराइड में क्या होता है, वाइनिक क्लोराइड में जो हेलोजन परमाणु होता है वो हेलोजन परमाणु सीधा द्विबंधित कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है। तो ये तो वाइनिलिक क्लोराइड का संरचना सूत्र। और इस कार्बन का, जिस कार्बन से क्लोरीन जुड़ी है, अगर इसमें मैं संकरण आपसे पूछूं तो संकरण थोड़ा ध्यान से देखिएगा बेटा, इसमें क्या है कि सर 3 सिग्मा और 1 पाई बंद है। जब 3 सिग्मा और 1 पाई बंद हो जाता है तो संकरण बेटा sp2, संकरण कौन सा रहेगा, sp2। बेटा यहां से तीसरी चीज आपसे एक और पूछ सकता है, एलिलिक का। तो एलिलिक क्या होता है कि सर R CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और ये आपका जैसे Cl। तो बेटा यहां पर क्या होता है कि जो हेलोजन परमाणु होता है वो तो sp3 आयोडाइजिस्ट कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है, लेकिन उसके जस्ट बगल वाला ये देखो 1 2 3 सिग्मा और 1 पाई, तो इसका संकरण तो क्या रहेगा, इसका रहेगा sp2। लेकिन जिससे हेलोजन जुड़ा है उसका संकरण क्या है, sp3 है बेटा, sp3। और ऐसे को बोला जाता है एलिलिक, क्या बोला जाता है, एलिलिक क्लोराइड। इसका जो नाम है वो क्या है, एलिलिक क्लोराइड, एलिलिक क्लोराइड, एलिलिक क्लोराइड। तो बेंजिलिक पूछे तो आप ये बताओ, बेंजिलिक का ये बताओ संरचना सूत्र C6H5CH2Cl, आईयूपीएसी नाम 1 क्लोरो 1 फेनिल मेथेन, और जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है उसका संकरण sp3। वाइनिलिक का पूछे तो वाइनिलिक में बता दो कि सर ये एलिफेटिक श्रृंखला होती है, इसमें एलिफेटिक चेन में क्या होता है, जो हेलोजन होता है वो sp2 संकृत sp2 संकृत कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, और उसका जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा रहता है उसका संकरण होता है sp2। और एक होता है बेटा आपके एलिलिक। एलिलिक क्या होते हैं कि सर जिससे हेलोजन जुड़ा है वो sp3 होता है, लेकिन उसके जस्ट बगल वाला क्या होता है, sp2 होता है। और एक आपके होते हैं बेटा लास्ट में एरिल, एक होता है एरिल। तो एरिल क्या होते हैं, एरिल में मैं बताता हूं बेटा, एरिल में कुछ इस प्रकार एरोमेटिक चेन से डायरेक्ट हेलोजन जुड़ा रहता है। डायरेक्ट क्या जुड़ा रहता है, हेलोजन, जैसे क्लोरोबेंजीन, जैसे ये एग्जांपल के तौर पे दिया क्लोरोबेंजीन, इसमें कुछ ऐसा होता है, इनको आप एरिल को आप ARX लिख सकते हो। एरिल ग्रुप में जो डायरेक्ट, ये देखो यहां डबल बॉन्ड है, इस कार्बन का संकरण पूछे sp2 संकरित कार्बन परमाणु है, sp2 संकरित कार्बन परमाणु, तो इस प्रकार आप बता सकते हो। और इनके एग्जाम्पल आप आराम से अपने खुद की इच्छा से बना सकते हो। तो ये बोर्ड एग्जाम 2013 में पहला क्वेश्चन आया था वाइनिलिक और बेंजिलिक का। तो बेंजिलिक का पूछे संरचना सूत्र ये बनाओ, संकरण जिससे हेलोजन जुड़ा है उसका संकरण sp3 बताओ। वाइनिलिक का पूछे तो वाइनिलिक में ये संरचना सूत्र बताओ और जिससे हेलोजन जुड़ा है उसका संकरण sp2 बताओ। एलिलिक का ये संरचना सूत्र बताओ और जिससे हेलोजन जुड़ा है उसका संकरण sp3 बताओ, लेकिन जस्ट बगल में sp2 वाला होता है। और बेटा एरिलेलाइड में डायरेक्ट जो एरिल ग्रुप होता है उससे हेलोजन जुड़ा रहता है, और कौन से sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा रहता है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपको लेके जाता हूं। ये पहला क्वेश्चन था 2013 का। 2013 में क्या आया कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। आपसे 2013 में अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो थोड़ा ध्यान से देखना। 2013 में जो क्वेश्चन आया उसके बारे में आपसे बात करना चाहूंगा। 2013 में क्वेश्चन आता है बेटा कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। निम्नलिखित अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। निम्नलिखित अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण लिखिए। निम्नलिखित अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण लिखिए। रासायनिक समीकरण लिखिए। निम्नलिखित अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण लिखिए। तो आपको बता रहा हूं किस किस के बारे में पूछ रहा है वो। आपसे पूछ रहा है वुड्स अभिक्रिया, और आपसे पूछ रहा है सेकंड पूछ रहा है वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। वुड्स फिटिंग अभिक्रिया
वुड्स अभिक्रिया और वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। तो मैं नॉट ओनली रासायनिक समीकरण पूरी डिटेल से पढ़ा देता हूं क्योंकि आगे डिटेल से भी पूछा गया है। तो सबसे पहले मैं आपको वुड्स अभिक्रिया पढ़ा रहा हूं। वुड्स अभिक्रिया पे आपको ध्यान से देखना है। वुड्स अभिक्रिया क्या होती है? वुड्स अभिक्रिया, वुड्स अभिक्रिया को आपको अच्छे से समझना है और वुड्स अभिक्रिया के बारे में एक एक चीज नोटिस करनी है। आपको वुड्स अभिक्रिया क्या होती है अच्छे से समझना है। तो इधर ध्यान से देखो बेटा, वुड्स अभिक्रिया क्या होती है कि जब दो मोल समान एक जैसे, मतलब एल्किल हैलाइड की क्रिया, एल्किल हैलाइड की क्रिया, एल्किल हैलाइड की क्रिया, दो मोल समान एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम धातु के साथ, सोडियम धातु के साथ, सोडियम धातु के साथ, सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में, 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 शुष्क ईथर की उपस्थिति में की जाती है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में की जाती है तो सम्मित एल्कीन, शुष्क ईथर की उपस्थिति में की जाती है तो सम्मित एल्केन, सम्मित एल्केन बनती है, सम्मित एल्कीन बनती है। इस अभिक्रिया को, इस अभिक्रिया को वुड्स अभिक्रिया, इस अभिक्रिया को वुड्स अभिक्रिया कहा जाता है। इस अभिक्रिया को वुड्स अभिक्रिया कहा जाता है, वुड्स अभिक्रिया कहा जाता है। ये तो आपको थ्योरी लिखनी होती है, जब थ्योरी पूछता है तो वो कि क्या होता है कि दो मोल समान एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में की जाती है तो सम्मित एल्कीन बनती है। इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? वुड्स अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे मैं आपको यहां पर ले रहा हूं RX, ये थोड़ा ध्यान से देखना, ये RX ले लिया, ये RX, बीच में सोडियम धातु के 2 मोल ले रहा हूं बेटा, सोडियम धातु के भी 2 मोल लेने हैं, ये RX ले लिया और 2Na, और बेटा यहां पर एक और मॉलिक्यूल ले रहा हूं RX का। तो यहां पर क्या होता है, जो सॉल्वेंट का काम करता है वो शुष्क ईथर करता है, ये शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो यहां से क्या बाहर निकल जाएगा, यहां से आपका बाहर निकल जाएगा, थोड़ा ध्यान से देखना है। यहां से ये 2NaX, इसको उल्टा लिख लेते आप, इसको उल्टा लिख लो बेटा RX को। इस RX को कैसे लिखोगे आप? इस RX को ऐसे लिख लो, X और R, और यहां से क्या बाहर निकल जाएगा, यहां से आपका बाहर निकल जाएगा 2NaX, ये 2NaX बाहर निकल जाता है और आपका क्या बन जाता है R और R, जिसको क्या बोला जाता है? एल्केन, जिसको एल्केन बोला जाता है। ये तो जनरल फॉर्मूला है, आपको अगर अच्छे से समझना है और भी अच्छे से इसको समझना है तो एक और एग्जांपल ध्यान से देखना, ध्यान से देखना बेटा, एक और एग्जांपल। जैसे मैंने आपके यहां पर ले लिया, यहां पर आपके जैसे CH3Br, ये ले लिया, CH2Br ले लिया, जैसे CH3CH2Br ले लिया, CH3CH2Br, इसके कितने मोल ले लो? 2 मोल ले लो बेटा। इसको बोलते हैं ब्रोमोमेथेन, ये हो गया आपके ब्रोमोएथेन, ब्रोमोएथेन, 2 कार्बन हो गए ना, ब्रोमोएथेन। किसके साथ रिएक्शन करा दो? सोडियम धातु के 2 मोल के साथ में रिएक्शन करा दो। किसकी प्रेजेंस में करा दो? शुष्क ईथर की प्रेजेंस में करा दो। आपको क्या करना है, दोनों मोलों को आपस में जोड़ देना है और यहां पर आपका बन जाएगा CH3CH2, और बेटा एक और 2 मोल है ना, तो ये CH2CH2 और ये CH3, इसका क्या नाम हो जाएगा सर? 1 2 3 4, 4 कार्बन है तो 4 कार्बन को क्या बोलते हैं? ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है तो क्या आ जाएगा? ब्यूटेन, ये आपका ब्यूटेन बन जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया। ये मुक्त मूलक क्रियाविधि के ऊपर आधारित होती है, दुगने कार्बन बन जाते हैं, इसमें कार्बन की संख्या डबल हो जाती है। जैसे आपसे पूछ लिया जाए, जैसे आपसे पूछ लिया जाए इस रिएक्शन में, इस रिएक्शन में आपसे पूछ लिया जाए, इस रिएक्शन में अगर आपसे पूछ लिया जाए
इस रिएक्शन में जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि एग्जाम्पल नंबर 2 में पूछ लिया जाए आपसे कुछ ऐसा दे दे CH3 CH ये Br और ये आपका CH3 दे दे, कुछ इस प्रकार दे दे आपको, और ये सोडियम धातु के साथ 2 मोल, एक और मोल बना देता हूं सेम टू सेम ही बेटा, ये CH3 ये CH ये Br और ये CH3 किसकी प्रेजेंस में, शुष्क ईथर की प्रेजेंस में, शुष्क ईथर की प्रेजेंस में, तो दोनों मोल Br को लेके चले जाएंगे और जुड़ेंगे कैसे, इस प्रकार जुड़ेगा आपका CH3 CH और इस CH यहां जहां से बॉन्ड टूट रहा है ना, ये समान विखंडन हो रहा है यहां से, तो CH इस CH से जुड़ेगा, ये CH ये वाला, और इस CH के बगल में कौन है, या आपकी CH3, यहां पर भी आपकी CH3 और इस CH के आगे क्या बचा CH3, इसका आईयूपीएसी नाम आपको बताना है। कैसे बताओगे आप कि सर चेन कहां से बन रही है, 1 2 3 4, यहां से भी सर 1 2 ऊपर वाली सीधी नहीं बन सकती, वो 3 की बनी, 1 2 3 ये 4 1 2 3 4, तो आप यहां से बना लो चेन 1 ये 2 ये 3 और यहां पर 4 की चेन बन जाएगी, और आपका क्या बन जाएगा 2,3 2 पे और 3 पे सब्स्टिट्यूट मिल गया, 2,3 डाइमेथिल 2,3 डाइमेथिल, और आपके क्या बन गया सर ब्यूटेन, 2,3 डाइमेथिल ब्यूटेन। ये रिएक्शन थी आपकी वुड्स अभिक्रिया। ये कौन सी रिएक्शन थी, वुड्स अभिक्रिया। तो वुड्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, अच्छे से समझा दिया मैंने, 2 मोल समान एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में करते हैं, तो सममित एल्किन मतलब वो आपस में जुड़ जाते हैं दोनों, जहां से बॉन्ड टूटता है, और इसमें कार्बन की संख्या जस्ट उससे डबल हो जाती है। दूसरी जो आपको दी गई है वो दी गई है वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। दूसरी रिएक्शन कौन सी दी गई है आपको, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। ये वुड्स फिटिंग अभिक्रिया क्या होती है, अच्छे से समझना है आपको, बहुत अच्छे से समझाऊंगा। वुड्स फिटिंग अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। वुड्स फिटिंग अभिक्रिया क्या होती है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। वुड्स अभिक्रिया क्या होती है, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया क्या होती है, थोड़ा ध्यान से देखना। जब क्या करते हैं बेटा, जब एल्किल हैलाइड की क्रिया, एल्किल हैलाइड की क्रिया, एल्किल हैलाइड की क्रिया, जब एल्किल हैलाइड की क्रिया, एल्किल हैलाइड की क्रिया एरिल हैलाइड के साथ, या क्लोरोबेंजीन लिख दो आप, तो क्लोरोबेंजीन के साथ, क्लोरोबेंजीन के साथ, क्लोरोबेंजीन के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में, क्लोरोबेंजीन के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में की जाती है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में की जाती है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में की जाती है, तो एल्किल बेंजीन, एल्किल बेंजीन, एल्किल बेंजीन प्राप्त होता है, एल्किल बेंजीन बनता है। इस अभिक्रिया को, इस अभिक्रिया को, इस अभिक्रिया को वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, इस अभिक्रिया को वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, इस अभिक्रिया को वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया कहा जाता है। बेटा समझ में आ रही है पूरी चीजें आपको एकदम, बिल्कुल। अभी ज्यादा बातें नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि बोर्ड एग्जाम बहुत पास में है और बहुत जल्दी आपकी तैयारी कंप्लीट करवानी है। जिन बच्चों की कुछ भी तैयारी नहीं है वो भी मेरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख के बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं, बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं बेटा। तो जब एल्किल हैलाइड की क्रिया क्लोरोबेंजीन के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में की जाती है तो एल्किल बेंजीन बनता है, और इस अभिक्रिया को फिटिंग, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया कहा जाता है। तो ध्यान से देखना, चूकना मत बेटा, लगातार देखते रहना, लगातार लिखते रहना नोट्स, और आपको पूरा कंसंट्रेशन से बस मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनना है, बहुत गौर से सुनना है, और आपके अच्छे नंबर के लिए आपको मेहनत करनी है, क्योंकि हम तो कर ही रहे हैं, आपका भी सपोर्ट चाहिए ना। तो देखिए वुड्स फिटिंग अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसको आपको मैं समझाता हूं। कैसे समझाता हूं बेटा, आपको बहुत अच्छे से ध्यान से देखना है, बहुत अच्छे से आपको समझना है। कैसे समझना है, यहां पर ध्यान से देखिए कि मैंने क्या किया,
सर ने ये बोला कि एल्किल हैलाइड लेना है, एक तो आपको RX लेना है, और RX की क्रिया किसके साथ करा दो? RX की क्रिया करा दो बेटा, आपको करानी है सोडियम मेटल की उपस्थिति में। सोडियम मेटल की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन से करा दो। जैसे मैंने यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्लोरो ले लेता हूँ, एल्किल क्लोराइड ले सकते हो बेटा RCl, तो यहाँ पर क्लोरोबेंजीन लिया तो ये Cl और ये C6H5, ये C6H5 बन गया शुष्क ईथर की उपस्थिति में। ये शुष्क ईथर की उपस्थिति में यहां से क्या बाहर निकल जाएगा, थोड़ा आपको ध्यान से देखना है, यहां से क्या बाहर निकल गया, ये 2NaCl बाहर निकल जाएगा, 2NaCl बाहर निकल जाएगा, और आपका क्या बन जाएगा कि सर ये हमारी बेंजीन की रिंग होती है ऐसी, C6H5 को ऐसे लिख सकता हूं मैं, कोई डाउट नहीं है, ये बेंजीन की रिंग होती है। इस बेंजीन वाले में ये C6H5 है क्योंकि यहां से Cl निकल गया और यहां पर जुड़ जाता है R, इसको बोला जाता है एल्किल बेंजीन। इसको क्या बोला जाता है? एल्किल बेंजीन। मतलब आप टालुइन बना सकते हो चाहो तो। कैसे बनाओगे टालुइन? कि जैसे मैंने ले लिया CH3Br, ये CH3Br ले लिया, ब्रोमो मेथेन ले लिया, ये CH3Br ले लिया, इसकी सोडियम धातु के 2 मोल ले लिए, और आपके यहां पर क्या ले लिया? क्लोरोबेंजीन। ये बेंजीन की रिंग थी, ये बेंजीन की रिंग थी, ये डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, यहां नहीं, यहां डबल बॉन्ड, और ये Br जोड़ दिया, यहां Br जोड़ दिया, किसकी प्रेजेंस में? शुष्क ईथर की उपस्थिति में। शुष्क ईथर की उपस्थिति में ये 2NaBr बाहर निकल जाएंगे, 2NaBr बाहर निकल जाएगा, और आपकी ये जो बेंजीन की रिंग है, ये बेंजीन की रिंग है, डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, और यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पर जुड़ जाएगा आपका CH3। इसका अगर कॉमन नाम लिखा जाए तो इसका कॉमन नाम होता है टालुइन। क्या नाम होता है? टालुइन होता है। और इसका IUPAC नाम होता है, वो होता है मेथिल बेंजीन। ये मेथिल हो गया ना, और ये मेन चेन हो गया आपकी, ये हो गया मेथिल बेंजीन। तो ये रिएक्शन होती है वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। और ये जो क्वेश्चन है दोनों के दोनों ही, फिटिंग अभिक्रिया, वुड्स अभिक्रिया, ये दोनों के दोनों ही कब आए? ये दोनों के दोनों भी 2013 में आप सबसे पूछे गए हैं। तो वुड्स अभिक्रिया क्या होती है? मैंने बहुत अच्छे से समझाया आपको कि दो मोल समान एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो सम्मित एल्केन बनते हैं, और इस अभिक्रिया को वुड्स अभिक्रिया कहा जाता है। रिएक्शन है आपको अच्छे से समझा दी। वुड्स फिटिंग अभिक्रिया क्या होती है? कि जब एल्किल हैलाइड की क्रिया एरिल हैलाइड के साथ, ऐसे बोल सकते हो, या क्लोरोबेंजीन लो, ब्रोमोबेंजीन लो, अगर यहाँ क्लोरो ले रहे हो तो इसमें भी क्लोरो ले सकते हो, एल्किल क्लोराइड, तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में की जाती है तो एल्किल बेंजीन बनता है। इस अभिक्रिया को वुड्स फिटिंग अभिक्रिया कहा जाता है। इक्वेशन भी समझाई और एक एग्जाम्पल भी आपको समझाया। तो ये क्वेश्चन 2013 का कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चलता हूं। अभी 2013 के क्वेश्चन चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है 2014 के क्वेश्चन। 2000 ये जो क्वेश्चन है बेटा, ये वाला क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है वो 2013 में तो आया ऐसे ही, 2017 में भी आया और 2019 में भी आया। ये जो क्वेश्चन है ये 2013 में भी आया, 2017 में भी आया, 2017 में भी आया, और साथ में यही सेम क्वेश्चन 2019 में भी आया। मतलब इतनी बार ये पूछा जा चुका है। मतलब इस चैप्टर में ना बहुत बोर्ड में बहुत लिमिटेड क्वेश्चन है। कोशिश ये रहेगी ये जो पढ़ा रहा हूं ना, देखना इनमें से आपके क्वेश्चन मिल जाएगा बोर्ड में, क्योंकि चैप्टर थोड़ा इतना वो भी नहीं है, लेंथी नहीं है, और बोर्ड का पेपर इतना हार्ड नहीं आता बेटा। तो बार बार बोर्ड क्या करता है, क्वेश्चनों को रिपीट करता है। तो आपको तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो करना ही करना है। बड़े क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से 100% मिलेंगे आपके। तो वीडियो को पूरा देखना है, एक एक क्वेश्चन को देखना है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं को 2014 में पूछ रहा है ये, निम्नलिखित अभिक्रियाओं को पूरा कीजिए। आपसे निम्नलिखित अभिक्रियाओं को पूरा करने के लिए बोल रहा है, तो आपको ध्यान से देखना है, तो आपको अच्छे से समझना है बेटा। क्वेश्चन को पहले पूरा लिख देता हूं मैं एकदम, क्योंकि अपने पास क्या पीपीटी फॉर्म नहीं है ना, तो यहां पर क्या दिखाई नहीं देगा आपको। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं को, ये 2014 के क्वेश्चन आ गए। अब निम्नलिखित अभिक्रियाओं को निम्नलिखित अभिक्रियाओं को पूरा कीजिए, पूरा कीजिए, निम्नलिखित अभिक्रियाओं को पूरा कीजिए। इसमें आपको पहला तो क्या दे रखा है, CH3 CH2 देख लेते बेटा। पहला क्वेश्चन दे रहा है, क्या क्या है आपको, CH3 CH2। अच्छा इधर ध्यान से, पहला क्वेश्चन दे रखा है CH3 CH2, ये आपको दे रखा है Cl, CH3 CH2 Cl प्लस
KCN के साथ रिएक्शन करवा रहा है, किसकी प्रेजेंस में, यहाँ पर लिख रखा है एल्कोहलिक KOH, KCN के साथ में रिएक्शन करा रहा है, KCN के साथ में, और यहाँ पर लिख रखा है KOH और एल्कोहली, और आपसे यहाँ पूछ रहा है ए क्या बनेगा। पहला क्वेश्चन तो ये था। सेकंड क्वेश्चन क्या है, CH3CH2 वही Cl, और यहाँ रिएक्शन करा रहा है KNO2 के साथ में, वही आपका KOH दे रखा है, वही एल्कोहली, यहाँ से भी आपको ए पूछ रहा है, ए क्या बनेगा। थर्ड क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, कुछ इस प्रकार दे रखा है, ये Cl दे रखा है, और आगे साइड आई थिंक आपको जो क्वेश्चन दे रखा है वही समझा रहा हूं मैं। CH3CH2 अच्छा सोडियम धातु दे रखा है, थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहूंगा बेटा यहाँ पर, और यहाँ पर दे रखा है आपको 2Na, और यहाँ पर लिख रखा है शुष्क ईथर, और यहाँ पर पूछ रहा है कि ए क्या बनेगा। तो पहले मैं इन तीनों का ही आपको अच्छे से जवाब दे देता हूं और आपको समझा देता हूं। बेटा पहले का सॉल्यूशन देखना, इधर सॉल्यूशन लिख रहा हूं, आगे डिटेल में और बात करूंगा, अभी तो सॉल्यूशन बता रहा हूं आपको कि जब CH3 आपको ऐसे दे दे, कि CH3CH2 ये Cl दे दे, और KCN दे दे किसकी प्रेजेंस में, KOH, और ये लिख रहा है एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में। तो यहां पर बेटा ये KCN है, उसमें आयनिक बॉन्ड होगा, और यहां पर क्या जुड़ जाएगा आपका कि सर CH3 CH2 और CN जुड़ जाएगा, और बाहर क्या निकल जाएगा, यहां पर बाहर निकल जाएगा KCl। क्या बन जाएगा बेटा यहाँ पर, ये बन जाएगा आपका, अगर इसका कॉमन नाम लिखोगे आप तो कॉमन में इसको एथिल और CN को बोल दो साइनाइड, तो ये आपका एथिल साइनाइड बन जाता है। और इसका IUPAC नाम पूछ ले तो IUPAC नाम में बता दो बेटा, इसको नाइट्राइल बोलेंगे, तो ये भी काउंट हो गया 1 2 3, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन नाइट्राइल। क्या नाम हो जाएगा, प्रोपेन नाइट्राइल, ये प्रोपेन नाइट्राइल हो जाएगा। अगर सेम क्वेश्चन ही ऐसे आ जाता आपके, सेम ही यही CH3 CH2 और ये Cl, अब की बार AgCN दे देता, ये नाभिक्स नहीं योगात्मक अभिक्रियाएं, नाभिक्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, ये सॉरी AgCN आ जाता। ये देखो ना नाभिक्स नहीं का योग हो रहा है इसमें, और एक नाभिक्स नहीं बाहर निकल रहा है, ये वापिस यहाँ पर KOH, नाभिक्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं ये। तो यहाँ पर थोड़ा समझना है आपको, यहाँ पर प्रोडक्ट ऐसा बनता CH3 CH2 और अब की बार NC जोड़ना है, KCN आ जाए तो CN जोड़ना है, और AgCN आ जाए तो NC जोड़ना है, नाइट्रोजन परमाणु जुड़ेगा और बाहर क्या निकल जाएगा AgCl। और इसका अगर नाम पूछ ले आपसे, ये अच्छे क्वेश्चन है, बोर्ड में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, अगर यहाँ से नाम पूछ ले, क्योंकि ये आए हुए हैं वही तो करवा रहा हूं ना, बोर्ड का पैटर्न इतना ही होता है। इसका अगर कॉमन नाम पूछ लेता आपको, कॉमन नाम पूछ ले आपका, तो कॉमन नाम बता देना एथिल, और नाइट्रोजन परमाणु अगर कार्बन से जुड़ता है तो आइसोसाइनाइड बोलते हैं, तो इसका नाम हो जाता है एथिल आइसोसाइनाइड, ये एथिल आइसोसाइनाइड बन जाता। और इसका अगर IUPAC नाम पूछ लेता, IUPAC नाम, तो बेटा इसको आइसोनाइट्राइल बोलेंगे, तो पर काउंट तो ये भी हुआ 1 2 और 3, तो इसका नाम हो जाता प्रोपेन आइसोनाइट्राइल। ये KCN का और AgCN का क्वेश्चन ऐसे आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूं। CH3 यहां पर दे रखा है, CH3CH2 और Cl और KNO2 के साथ क्रिया करा रहा है। थोड़ा यहां से ध्यान से देखना, दूसरा क्वेश्चन क्या था कि CH3CH2Cl और किसके साथ रिएक्शन करा रहा है भाई, KNO2 के साथ रिएक्शन करा रहा है, एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में, रिएक्शन करा रहा है, एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में। तो आपको क्या बनाना है, CH3CH2 और NO2 जोड़ देना है, और आपका क्या बाहर निकल जाएगा, वापिस वही KCl बाहर निकल जाएगा। इसका अगर IUPAC नाम आपसे पूछे, तो इसका नाम पूछे तो बता देना नाइट्रोएथेन। क्या बताओगे बेटा, नाइट्रोएथेन। यहां से एक और क्वेश्चन बन सकता है सेम टू सेम ही, इसी का दोनों की दोनों है ना, वो उभयदंती लिगेंड है, उभयदंती नाभिक से नहीं है, एक तो CN और एक NC। वैसे NO2 में भी होता है,
अगर आपका यहां पर दे दे CH3 CH2 ये Cl और यहां पर दे देता AgNO2 तो यहां पर क्या करना है आपको, उल्टा करना है। इसमें ना नाइट्रोजन जुड़ी हुई है, कार्बन से इसमें कौन जुड़ी हुई है, नाइट्रोजन, लेकिन इसमें बाहर क्या निकल जाएगा, वो है आपका, और लेकिन इसमें जोड़ना है आपको NO2 में ऑक्सीजन जोड़नी है। तो कैसे बनाओगे सर, CH3 CH2 O डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड ये O, ऐसे बनाना है। इसमें ऑक्सीजन जुड़ेगी, मतलब आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो ONO, क्या लिख सकते हो ONO लिख दोगे, और यहां से बाहर क्या निकल जाएगा आपका AgCl, क्या बाहर निकल जाएगा AgCl, ये हो जाता है आपका एथिल नाइट्राइट। ठीक है, तो इसमें ऑक्सीजन बॉन्ड जुड़ता है और उसमें नाइट्रोजन बॉन्ड जुड़ता है, ये फर्क है बेटा। अगला जो क्वेश्चन था वो 2014 में आया हुआ था, तो ये विशेष ध्यान रखने वाली क्वेश्चन है, ये स्पेशल आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन आने ही है, ये क्वेश्चन आने ही है। और ये जो क्वेश्चन आया हुआ है ना, अगर दोनों मोल एल्किल हैलाइड के हो, दोनों मोल एल्किल हैलाइड के हो और शुष्क की तरह, तो वुड्स अभिक्रिया होती है। और दोनों मोल एरिल हैलाइड के हो, दोनों मोल एरिल हैलाइड के हो और सोडियम धातु और शुष्क की तरह, तो फिटिंग अभिक्रिया होती है। तो ये फिटिंग अभिक्रिया से आया है, तो मैं ये चाहूंगा कि फिटिंग अभिक्रिया बाद में आई हुई है, तो अभी से मैं फिटिंग अभिक्रिया वो कंप्लीट पढ़ा के ये क्वेश्चन समझा दूं आपको। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, विशेष ध्यान रखना है। तो अगली जो मेरा टॉपिक रहेगा यहाँ से, जो आपका 5वां क्वेश्चन करवा रहा हूं बैठा है यहाँ पर, फिटिंग अभिक्रिया क्या होती है, फिटिंग अभिक्रिया, क्योंकि ये आगे जाके है, तो मैं अभी डिटेल्स इसकी परिभाषा वगैरह जो, क्योंकि बोर्ड में लिखना होता है, बोर्ड के एग्जाम में अपने को लिखना होता है, तो मैं कंप्लीट ही बता रहा हूं क्योंकि बोर्ड के हिसाब से बना रहा हूं मैं वीडियो। 12th बोर्ड के डिट्टो एकदम कॉपी करके, मतलब अच्छे से 12th में कैसे लिखना होता है, आंसर कैसे देना होता है, ये आप आराम से ऐसे दे सकते हो। ठीक है, तो फिटिंग अभिक्रिया क्या होती है कि जब, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, जब दो मोल समान एरिल हैलाइड की क्रिया, एरिल हैलाइड की क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में, अब भाई ध्यान से तो पढ़ना ही पड़ेगा ना, शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ, ये तो काफी इंपॉर्टेंट है आपकी बार के लिए, इंपॉर्टेंट है ये तो, 2025 के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। सोडियम धातु के साथ की जाती है, तो बाइफेनिल अंडरलाइन कर लो इसको, ये बाइफेनिल है ना, इसको अंडरलाइन कर लो, बाइफेनिल बोल सकते हो या डाइफेनिल बोल सकते हो। बाइफेनिल बनती है, इस अभिक्रिया को फिटिंग अभिक्रिया, इस अभिक्रिया को फिटिंग अभिक्रिया कहा जाता है। तो इस अभिक्रिया को फिटिंग अभिक्रिया कहा जाता है। इस अभिक्रिया को फिटिंग अभिक्रिया कहा जाता है। तो फिटिंग अभिक्रिया क्या होती है कि जब दो मोल समान एरिल हैलाइड की क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से करा देंगे, तो क्या बन जाएगा आपका बेटा, बाइफेनिल बन जाएगा। इस अभिक्रिया को फिटिंग अभिक्रिया कहा जाता है। कैसे होती है आपको ध्यान से समझना है, कैसे होती है रिएक्शन, मैं आपको समझाता हूं। तो यहां से बेटा आपको क्या लेना है, 2 मोल एरिल हैलाइड लेना है, 1 मोल तो ये ले रहा हूं मैं, इस प्रकार आपको समझना है। ये डबल बॉन्ड, यहां Cl ले लिया, एरिल हैलाइड X ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, Cl ले लिया, जैसे यहां पर 2Na ले लिया। यही तो क्वेश्चन आया 2014 में, सेम यही क्वेश्चन आया। तो ये 2 मोल, एक और मोल ले लेता हूं, यहां पर एक भी दे रखा हो ना तो अपने आप आपको 2 समझना है। तो ये दोनों मोल ले लिया, ये डबल बॉन्ड, और यहां पर लगा दिया ये Cl, यहां पर ये लगा दिया Cl, एक क्लोरोबेंजीन बना लो दोबारा, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर ये Cl और ये आपका
कुछ इस प्रकार का कंपाउंड बन गया, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, और यहाँ पर Cl ले लिया। तो यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा आपका, यहाँ से जो 2NaCl बाहर निकल जाएगा। ये शुष्क ईथर लिखना पर यहाँ पर बेटा शुष्क ईथर की उपस्थिति में, और 2NaCl बाहर निकल गया, 2NaCl बाहर निकल गया, और ये दोनों आपस में जुड़ जाएगी इस प्रकार, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, और इस प्रकार आपस में जुड़ गई। ये कुछ इस प्रकार रिएक्शन है, ये डबल बॉन्ड यहाँ नहीं, ये डबल बॉन्ड और यहाँ डबल बॉन्ड। इसको आप बाइफेनिल बोल सकते हो, क्योंकि दो है ना समान, तो दो को बाई बोला जाता है। और ये C6H5P है, तो बाइफेनिल क्या बन जाती है, बाइफेनिल यहाँ पर आपकी मेन प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये रिएक्शन है आपकी कौन सी, फिटिंग अभिक्रिया। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं, क्योंकि आपको समझ में आ गया होगा, धीरे धीरे समझा रहा था से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में एक और दे रखा है CH3I + Mg, कुछ ऐसा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा आप। अगला क्वेश्चन एक और दे रखा था बेटा इसी टॉपिक में से, 2014 में आया हुआ है। ऐसे दे रखा है आपका CH3 Br और Mg, और यहां पर आपको दे रखा है शुष्क ईथर, शुष्क ईथर, शुष्क ईथर CH3Mg और Br, CH3Br और Mg और शुष्क ईथर, और आपसे पूछ रहा है A क्या बनेगा। तो मैं आपको बता देता हूं, यहां पर कोई डाउट वाली बात नहीं है, याद रखना। इसका कॉन्सेप्ट बताता हूं मैं पहले। कॉन्सेप्ट क्या है कि जब भी RX की क्रिया मैग्नीशियम धातु के साथ, RX की क्रिया अगर मैग्नीशियम धातु के साथ, RX की क्रिया अगर मैग्नीशियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में करा दी जाए, शुष्क ईथर की उपस्थिति में करा दी जाए, मैग्नीशियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में करा दी जाए, तो याद रखना RMgX बनता है। क्या बनता है, RMgX, जिसका जो केमिकल नेम होता है इसको बोला जाता है, R को बोलो एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड बनता है। और एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड को गिरनार अभिकर्मक कहा जाता है। एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड को क्या कहा जाता है, इसी भैया को क्या जाता है, गिरनार अभिकर्मक। इसी भैया को क्या कहा जाता है, गिरनार अभिकर्मक कहा जाता है। एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड को क्या कहा जाता है, गिरनार अभिकर्मक कहा जाता है। वहीं से क्वेश्चन आया है बेटा, वहीं से क्वेश्चन आया है। तो यहां पर ए आप क्या बना दोगे कि सर CH3 ये Mg और Br बन जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए नाम, तो यहां पर बन जाएगा मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बन जाएगा। तो यहां पर गिरनार अभिकर्मक अगर आपको बनाना है, तो एल्किल हैलाइड की क्रिया मैग्नीशियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं, तो गिरनार अभिकर्मक बनता है। ये था बेटा 2014 का क्वेश्चन। तो आपको ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके अच्छा क्वेश्चन है, यह भी 2014 में आया कि द्विव अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया तथा एक अणुक नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया की क्रिया में कोई 3 अंतर लिखिए, 3 लिखो, 4 लिखो, जो भी है, अब आपको मैं अच्छे से पढ़ा दूंगा। द्विव अणुक नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया, एक होती है SN1 और एक होती है आपकी SN2। यहां से थोड़ा ध्यान से देखना, दोनों को एक साथ समझाऊंगा, अच्छे से समझा दूंगा दोनों को। SN1 और SN2 को आप यहां से देख लेना, बोर्ड में जितना होता है उतना ही मैं पढ़ाऊंगा, फालतू चीजें मैं यहां पर पढ़ाऊंगा भी नहीं, क्योंकि बोर्ड में क्या लिखना होता है उतनी चीजें होगी बेटा। एक तो आपसे पूछ रहा है SN1, SN1 को बोला जाता है एक अणुक नाभिक से नहीं, नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया, एक अणुक नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया, एक अणुक नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और दूसरी पूछ रहा है आपसे SN2, दोनों में अंतर पूछ रहा है, तो अंतर ऐसे लिखना होता है, अंतर ऐसे ही लिखना होता है। दूसरी पूछ रहा है द्विवणुक नाभिक से नहीं, द्विवणुक नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया, द्विवणुक नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अगर आपसे भी पूछ लेना, कभी आपसे भी, आपको भी अंतर पूछ लेना, आपसे पूछा गया है क्वेश्चन, तो अंतर पूछ ले तो हमेशा ऐसे बीच में एक लाइन खींचनी है और दोनों तरफ लिखना है, और बढ़िया हाईलाइट करके बोर्ड में लिखने का तरीका बता रहा हूं मैं आपको। ऐसे बढ़िया डिब्बे में बढ़िया पैक करके या शानदार तरीके से अंडरलाइन करके आपको
अंडरलाइन करके लिखना है आपको। कैसे लिखना है बेटा? अंडरलाइन करके आपको यहां पर लिखना है, अंडरलाइन करके लिखना है अच्छे से, यहां से ये अंडरलाइन कर देना है बढ़िया, और आपको अंतर लिख बताना है। तो कुछ अंतर मैं आपको बता देता हूं। पहला अंतर ध्यान से देखिएगा। पहला अंतर ये होता है कि SN1 अभिक्रिया, SN1 अभिक्रिया, SN1 अभिक्रिया का वेग, SN1 अभिक्रिया का जो वेग होता है केवल 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 अभिकारक, केवल अभिकारक, जो अभिकारक होता है ना आपका, मतलब RX, केवल एल्किल हैलाइड लिख सकते हो आप केवल। और अच्छे से लिखोगे ना तो आपको और ये समझा दूंगा मैं आपको, केवल तरतेक हैलाइड, ये चलो एल्किल हैलाइड लिख लो, RX की, RX में भी आप मोस्ट लिख लो, RX में भी कौन सा बेटर रहेगा? तरतेक हैलाइड। अभी मैं बता दूंगा कैसे तरतेक हैलाइड क्यों लिख रहा हूं, उसका कारण दे दूंगा। RX की सांद्रता पर निर्भर करता है, सांद्रता पर निर्भर करता है, सांद्रता पर निर्भर करता है। तो इसमें जो अभिक्रिया का वेग होता है, रेट ऑफ रिएक्शन, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ? ये हुआ ओनली आपका जो RX होता है उसकी सांद्रता के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ। मतलब नाभिक स्नेही के ऊपर इसका वेग निर्भर नहीं करता। नाभिक स्नेही है ना, तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन का मतलब होता है एक नाभिक स्नेही अंदर आता है और दूसरा नाभिक स्नेही बाहर जाता है। तो नाभिक स्नेही का तो इसमें कोई रोल ही नहीं है। अगर आप इसमें लिखना चाहो तो आप बता देना SN2 अभिक्रिया का, SN2 अभिक्रिया द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। SN2 अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग, SN2 अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग RX, और RX में भी आप चाहो ना तो लिख देना प्राथमिक हैलाइड। प्राथमिक हैलाइड, प्राथमिक पे क्यों डिपेंड करता है वो मैं आपको समझा दूंगा। प्राथमिक हैलाइड, प्राथमिक हैलाइड वह नाभिक स्नेही, वह नाभिक स्नेही, नाभिक स्नेही मतलब NU-, दोनों की सांद्रताओं पर निर्भर करता है, दोनों की सांद्रताओं पर निर्भर करता है, दोनों की सांद्रताओं पर निर्भर करता है, दोनों की सांद्रताओं पर निर्भर करता है। कैसे करता है? मतलब यहां पर देखो जो R होता है वो किसके, एक तो बेटा RX की सांद्रता पे भी और बेटा एक नाभिक स्नेही की सांद्रता पर भी निर्भर कर रहा है। अब इसमें अगर मैं SN1 अभिक्रिया का वेग समीकरण लिखूं, वेग समीकरण, तो वेग समीकरण क्या होगा कि सर R बराबर K, ये समानुपाती स्थिरांक आ जाता है, और RX, और इसकी पावर कितनी है? यहाँ पर 1 ही है, नहीं इधर तो 1 ही मानेंगे ना, जहां कुछ नहीं होती 1 है। और यहाँ पर वेग समीकरण क्या लिखूं? एक दूसरा पॉइंट लिख सकते हो, इसका वेग समीकरण में क्या आएगा? इसका जो वेग समीकरण होता है, इसका वेग समीकरण होता है वो होता है R बराबर K, ये समानुपाती स्थिरांक वेग स्थिरांक आ गया, और RX की पावर 1 और एक NU की पावर 1। तो पहला जो अंतर है वो, तो पहला अंतर तो आपको क्या बताना है कि SN1 अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग केवल तरतेक हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर करता है, जबकि SN2 अभिक्रिया में जो अभिक्रिया का वेग होता है वो RX की सांद्रता पर भी निर्भर करता है और नाभिक स्नेही की सांद्रता पर भी निर्भर करता है। वो कैसे करता है वो धीरे धीरे आपको समझ में आने वाला है अब, ठीक है। और इसका जो वेग समीकरण होता है वो R बराबर K, RX की पावर 1 और NU की पावर 1 दोनों आ रहे हैं वेग समीकरण में, इसमें केवल वेग समीकरण में RX आ रहा है। तो जो तीसरा अंतर है वो आप ये बता सकते हो कि जो SN1 अभिक्रिया है इसकी कोटि कितनी होगी? इसकी कोटि 1 होगी। कोटि तो जानते हो ना आप, अभिकारकों की सांद्रता के घातांकों का योग क्या होता है? कोटि होती है। तो इसकी कोटि 1 है, और SN2 अभिक्रिया की कोटि कितनी है? 2 है। तो आप तीसरा अंतर ये भी बता सकते हो। तीसरा अंतर क्या बताओगे? पूरे अंतर बताऊंगा मैं आपको, टेंशन मत लो, एक एक चीज बताऊंगा डिटेल से। तीसरा जो अंतर होता है आपका यहां पर कि SN1 अभिक्रिया की कोटि, SN1 अभिक्रिया की कोटि, SN1 अभिक्रिया की कोटि, SN1 अभिक्रिया की कोटि कितनी होती है? 1 होती है।
और SN2 अभिक्रिया की कोटि, SN2 अभिक्रिया की कोटि, SN2 अभिक्रिया की कोटि कितनी होती है? 2 होती है, क्योंकि उसमें दो अणुभाग ले रहे हैं तो दोनों की घातांकों का योग हो जाएगा और 2 आ जाएगी। अब थोड़ा सा मैं आपको ना कुछ अंतर और बताने के लिए एक डिफरेंस बताना चाह रहा हूं, इनकी क्रियाविधि का एग्जाम्पल देखिए और इनकी क्रियाविधि को समझा देता हूं। पहले क्रियाविधि क्या होती है थोड़ा ध्यान से देखना। यहां पर फोर्थ जो पॉइंट, तो आपको आंसर तो कैसे देना है वो मैं आपको बताता हूं। इसका जो SN1 अभिक्रिया का वेग होता है, ये अंतर बता देना, फिर ये लास्ट में मैं आपको समझा दूंगा। SN1 अभिक्रिया का वेग होता है कार्बोकेटाइन की स्थायित्व पर निर्भर करता है। मतलब SN1 अभिक्रिया में मध्यवर्ती उत्पाद क्या बनता है? SN1 अभिक्रिया में मध्यवर्ती उत्पाद कार्बोकेटाइन बनता है। क्या बनता है? कार्बोकेटाइन, जिसको कार्बोदनाइन कहते हो, कार्बोकेटाइन बनता है। और जबकि SN2 अभिक्रिया में संक्रमण अवस्था बनती है। ये सारी चीजें समझ में आ जाएगी अभी। संक्रमण अवस्था बनती है। संक्रमण अवस्था क्या होती है, कार्बोकेटाइन क्या होता है, वो आपको एक एक चीज अभी मैं रिएक्शन की मैकेनिज्म बता के कंप्लीट करा दूंगा। इसके अलावा इसमें जो फिफ्थ अंतर है वो क्या लिख सकते हो आप कि SN1 अभिक्रिया में रेसिमीकरण तथा विन्यास का धारण होता है, तथा धारण होता है। ये बता देना SN1 अभिक्रिया में रेसिमीकरण तथा धारण होता है, मतलब अभिकारक का जैसा विन्यास होता है ना, उत्पाद का विन्यास भी वैसा ही होता है। SN2 अभिक्रिया में ये अगला अंतर बता देना, ये आपका तीसरा अंतर था, ये चौथा अंतर है और ये अभी पांचवा अंतर चल रहा है। SN2 अभिक्रिया में विन्यास का प्रतिलोमन होता है। अभी एक एक चीज समझा दूंगा। विन्यास का प्रतिलोमन क्या होता है कि जो उत्पाद बनता है ना, वो उत्पाद जस्ट अभिकारक के विन्यास से उल्टे विन्यास में प्राप्त होता है, उसे कहते हैं अभिकारक का विन्यास का प्रतिलोमन होना। तो ये तरह से आंसर देना है आपको, यहां तक आपको आंसर देना है। ये कंप्लीट आंसर हो गया आपका। बोर्ड में तो ऐसे लिखना है, पर ये एक एक चीज समझाऊंगा मैं आपको। बोर्ड में तो ऐसे लिखना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं समझाना कि SN1 अभिक्रिया का वेग केवल Rx की सांद्रता पर निर्भर करता है, SN2 अभिक्रिया का वेग Rx व नाभिक से नहीं दोनों की सांद्रताओं पर निर्भर करता है। इसका वेग समीकरण R बराबर K Rx की पावर 1 और R बराबर K Rx की और NU की पावर दोनों की 1। तो कोटि इसकी 2 होती है और इसकी कोटि 1 होती है। ये नेक्स्ट अंतर बता दिया मैंने। SN1 अभिक्रिया में मध्यवर्ती उत्पाद कार्बोकेटाइन बनता है और इसमें SN2 अभिक्रिया में जो कोटि होती है वो 2 तीर, इसमें मध्यवर्ती संक्रमण अवस्था बनती है। इसमें विन्यास का प्रतिलोमन हो जाता है, जिसको विन्यास का प्रतिपन भी कहते हैं। प्रतिपन लिख लो, विन्यास का प्रतिपन। विन्यास का प्रतिपन मतलब विन्यास का उल्टा होना, उल्टा हो जाता है और इसमें रेशमीकरण और धारण होता है। इतना सा लिखना है आपको। अब इनकी क्रियाविधि को आपको समझा देता हूं, इनकी क्रियाविधि कैसे होती है। SN1 अभिक्रिया की क्रियाविधि, SN1 अभिक्रिया की क्रियाविधि तो जैसे मैंने एक एग्जांपल के तौर पे क्या लिया, ये उदाहरण ले रहा हूं मैं। उदाहरण पूछा भी गया है पहले, आगे क्वेश्चन आया ये कि ये CH3 ये CH3 ये CH3 और ये आपका Br दे दिया और आपको पूछा गया कि यहां पर दे दिया KOH और जलीय KOH दे दिया और आपसे इसकी पूरे की क्रियाविधि पूछ रहा है। यहां पर मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा, क्रियाविधि से समझाओ, ऐसे दे दिया। और SN2 की क्रियाविधि में क्या दे दिया, SN2 की क्रियाविधि में आपको ये दोनों ही नाभिक से प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं, पर एक अणु के और एक द्विव अणु के। इसमें आपको इसका एग्जाम्पल ये है और इसका एग्जाम्पल आपको ऐसे दे दिया गया कि ये CH3 ये CH2
CH3 और इसमें भी आप चाहो तो यहां पर आराम से CH3Br ले लो, ये और अच्छा रहेगा। और बेटा यहां पर भी KOH दे दिया और ये जलीय KOH दे दिया। और आपसे क्या पूछा जा रहा है कि यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो बताओ। तो मैं इसको मैकेनिज्म से बताता हूं, दोनों की मैकेनिज्म को एक साथ डिफरेंस करके बता दूंगा। तो आप चाहो तो क्रियाविधि का भी डिफरेंस लिख सकते हो। कैसे, थोड़ा यहां से ध्यान से देखना, अच्छे से समझना प्यारे भाइयों, एक एक चीज समझना, क्योंकि समझोगे तभी तो आप बोर्ड एग्जाम में करके जाओगे। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है वो आपको मैं बताता हूं। SN1 अभिक्रिया क्रियाविधि में फर्स्ट स्टेप में क्या होता है वो आपको मैं समझाता हूं। फर्स्ट स्टेप में होता है, यहां पर देखना, और एक चीज ये भी अंतर, एक अंतर ये भी लिख सकते हो यार, एक अंतर चाहो तो आप यहां ये लिख सकते हो, एक अंतर यहां लिख देना, ये तीसरा अंतर, यहां पर एक अंतर ऐसे लिख देना, एक और अंतर लिख लेना कि SN1 अभिक्रिया, SN1 अभिक्रिया दो पदों में संपन्न होती है, दो पदों में संपन्न होती है। SN1 अभिक्रिया दो पदों में संपन्न होती है, एक अंतर ये भी लिखो, SN1 अभिक्रिया दो पदों में संपन्न होती है। जबकि यहां पर लिख देना SN2 अभिक्रिया केवल एक पद में संपन्न होती है। SN2 अभिक्रिया केवल एक पद में संपन्न होती है, एक पद में संपन्न होती है। और आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए ना कि SN1 और SN2 अभिक्रिया की क्रियाविधि में एक अंतर बताओ, तो क्रियाविधि में अंतर तो केवल यही लिखना है आपको कि ये दो पद में संपन्न होती है SN1 अभिक्रिया, और SN2 अभिक्रिया केवल एक की क्रियाविधि में केवल एक पद में संपन्न हो जाती है। ये तो क्रियाविधि में अंतर है, लेकिन SN1 और SN2 अभिक्रिया में सारे अंतर पूछ लेना तो ऐसे लिखना है। 2014 में तो आपसे केवल इतना पूछा गया है कि SN1 और SN2 अभिक्रिया की क्रियाविधि में एक एक अंतर बताओ। तो ये दो पदों में संपन्न होगी, वो केवल एक पद में संपन्न होगी। चाहो तो आप हल्का सा एग्जाम्पल दे सकते हो, एग्जाम्पल देने की भी जरूरत नहीं है, एक नंबर का क्वेश्चन है तो। पर SN1 और SN2 अभिक्रिया में पूरा पूछ रहे तो ऐसे आपको लिखना है। तो मैं आपको क्रियाविधि पढ़ा रहा था, तो SN1 अभिक्रिया की क्रियाविधि को आपको मैं समझाता हूं। सबसे पहले जो आपका अभिकारक है CH3, CCH3 और ये CH3, यहां पे लिख देता हूं मैं, थोड़ा नीचे लिखता हूं, आपको समझ में आए पूरी बात। ये CH3, ये C, ये CH3, ये CH3, पहले पद में होता है कार्बोधनाइन का निर्माण, जिसको कार्बोकेटाइन भी कहते हैं। कार्बोधनाइन का निर्माण होता है, यहां पर कार्बोधनाइन का निर्माण होता है पहले पद में CH3, और यह आपका Br है। तो पहले, और यही मंद पद होता है, यही कौन सा पद होता है, यही मंद पद होता है, मंद पद, इसको RDS बोला जाता है, मतलब रेट डिटरमाइन स्टेप, अभिक्रिया की क्रियाविधि का, अभिक्रिया का वेग का निर्धारण करने वाला पद। तो अभिक्रिया की यहां से क्या होगा, ये जो बॉन्ड है इस प्रकार टूट जाएगा बेटा, यहां से ये बॉन्ड, इसकी जो विद्युत ऋणता होती है इस पे डेल माइनस, इस पे डेल प्लस आ जाएगा, मतलब यहां पर आपका बन जाएगा CH3, 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 इस पे प्लस, और बाहर क्या निकल जाएगा आपका Br माइनस। जो नाभिक से नहीं बाहर की तरफ जाता है ना, ये देखो एक Br माइनस बाहर निकल गया, इसको अवशिष्ट समूह कहा जाता है, और इसका नाम हो जाएगा बेटा, यह आपका हो गया तृतीयक ब्यूटिल कार्बोकेटाइन। यह आपका बन गया तृतीयक ब्यूटिल कार्बोधनाइन, यह बन गया तृतीयक ब्यूटिल कार्बोधनाइन। दूसरे पद में क्या होगा, दूसरे पद में मेरे भाइयों, दूसरे पद में आपका नाभिक स्नेही का आक्रमण होगा, नाभिक स्नेही का आक्रमण होगा। और नाभिक स्नेही का आक्रमण अगर आपको मैं बता दूं कैसे होगा, इसमें जो नाभिक स्नेही होता है वो होता है आपका KOH ले रखा है ना, तो OH माइनस, नाभिक स्नेही का आक्रमण होगा, मतलब जो आपका कार्बोकेटाइन बना है CH3C प्लस, ये CH3, और यहां पर भी CH3, और इसमें प्लस है, तो अब नाभिक स्नेही का आक्रमण इसमें आगे से होता है, और यहां पर फाइनल प्रोडक्ट आपका ये बन जाता है CH3C, CH3, CH3OH। इसको बोला जाता है कॉमन नेम में, तो ये हो गया आपका तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल, तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल, तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल। अब देखो थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूं, पहले पद से समझा दूंगा, पहले एक एक पॉइंट से समझा देता हूं। पहले SN1 का क्रियाविधि भी बता दी, तो एक एक पॉइंट समझा दूंगा। SN1 अभिक्रिया का वेग केवल Rx की सांद्रता पर निर्भर करता है। ये थोड़ा ध्यान से देखिएगा आप, जब मैंने पहला पद बताया उसको मंद पद बोला, उस मंद पद में ओनली कौन भाग ले रहा है आपका, तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड।
ओनली कौन भाग ले रहा है? तर्तेक ब्यूटिल ब्रोमाइड। तर्तेक ब्यूटिल ब्रोमाइड बन रहा है, ये तर्तेक ब्यूटिल ब्रोमाइड भाग ले रहा है। और जो मंद पद में जो अभिकारक भाग लेता है, केवल उसी की सांद्रता पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है। मंद पद ही सब कुछ होता है। तो बेटा ये बात समझ में आ गई होगी। दूसरे डिफरेंस में लेके चलता हूं मैं, दूसरे डिफरेंस में आपको लेके चलता हूं। दूसरा जो डिफरेंस है वो मैंने क्या लिखा कि इसकी वेग समीकरण तुम समझ ही जाओगे। जब आरएक्स ले रखा है तो वेग समीकरण समझ में आ गया। कितने पदों में संपन्न होती है? 2 पदों में संपन्न होती है। पहले पद में कार्बोदनायन बनता है, दूसरे पद में नाभिक स्नेही का आक्रमण होता है। तीसरा जो डिफरेंस है उसमें क्या बताया? अभिक्रिया की कोटि 1 होगी। बिल्कुल सर, जो अभिक्रिया की कोटि का मतलब होता है जो वेग समीकरण में जो अभिकारक है उनकी सांद्रता के घातांकों का योग। कितने अभिकारक है? केवल तर्तेक हैलाइड है, मतलब एल्किल हैलाइड है, तो इसकी घात कितनी है? 1, तो अभिक्रिया की कोटि 1 होती है। अगला जो डिफरेंस है, अगला है कि अभिक्रिया में मध्यवर्ती उत्पाद क्या बनता है? कार्बोकेटाइन। ये देख लो आप, पहले मंद पद में क्या बना? कार्बोकेटाइन, यही मध्यवर्ती उत्पाद होता है। अगला जो डिफरेंस है वो क्या है? इस अभिक्रिया में धारण होता है। धारण देखो, अभिकारक का विन्यास कुछ ऐसा है ना, तो इसमें जो OH जुड़ा है, नाभिक से नहीं जुड़ा है, वो भी बेटा उल्टी दिशा से नहीं जुड़कर सामने से आक्रमण कर रहा है, सामने से जुड़ रहा है ना, तो इसे कहते हैं जैसे अभिकारक का विन्यास था सेम टू सेम वैसे आया, बस Br की जगह क्या आ गया? OH। इसे कहते हैं विन्यास को धारण करना। अब मैं आपको बताता हूं SN2 अभिक्रिया की क्रिया, SN2 अभिक्रिया में अंतर बताई दिया, क्रिया विधि में बताता हूं। तो आप चाहो तो यहां पर एक चीज और लिख सकते हो, कि इसका जो SN1 अभिक्रिया का वेग होता है, SN1 अभिक्रिया का वेग वो कुल मिला के कार्बोकेटाइन की स्थायित्व के ऊपर समानुपाती हो जाता है। कार्बोकेटाइन, क्योंकि कार्बोकेटाइन जितना स्टेबल बनेगा उतना ही इस अभिक्रिया का प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा। कार्बोकेटाइन की स्थायित्व के समानुपाती हो जाता है। ये देखो बेटा, ये कार्बोकेटाइन की स्थायित्व के समानुपाती हो गया। और कार्बोकेटाइन का स्थायित्व तुम जानते हो, अगर एल्किल कार्बोकेटाइनों की बात करें तो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, और सबकी बात करें तो मैंने पहले लास्ट वीडियो में आपको बता रखा है। अब मैं SN2 क्रिया विधि बता रहा हूं आपको। SN2 की क्रिया विधि में देखो, मेरे पास ये लिया CH3Br, ये पहले पद में हो रहा है, एक ही पद चलेगा इसमें, CH3Br। ये CH3Br ले लिया और इसी में आपका नाभिक स्नेही का आक्रमण होगा। अब थोड़ा ध्यान से देखना, तो ये OH का आक्रमण हुआ। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर थोड़ा समझना, ये नाभिक स्नेही आगे से आक्रमण नहीं करके किधर से आक्रमण करता है? पीछे की तरफ से आक्रमण करता है। मतलब ये जो कार्बन है इस पर कौन हल्का हल्का कौन आक्रमण करने लगता है बेटा? यहां पर आपका बॉन्ड बन जाता है, OH है वो जुड़ने लग जाता है, मतलब इसके ऊपर डेल माइनस और इसके ऊपर डेल प्लस आने लगता है। प्लस क्यों आने लगता है? उसका कारण है कि ये Br है ना, ये Br हल्का हल्का बॉन्ड तोड़ने लगता है, इसके ऊपर डेल माइनस आएगा तो इसके ऊपर डेल प्लस रहेगा, इसे ही ना। और कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं इससे? 3 हाइड्रोजन। इस प्रकार ये 1, 2 और 3 हाइड्रोजन तो इससे जुड़े रहते हैं। इसको ही बोला जाता है संक्रमण अवस्था। इसको ही क्या बोला जाता है? संक्रमण अवस्था। ये संक्रमण अवस्था है, ये बॉन्ड हटने लगता है, ये बॉन्ड जुड़ने लगता है, एक साथ नहीं होती, पीछे से अटैक करेगा, कारण बता दूंगा मैं। तो ये बॉन्ड हटने लगता है, ये बॉन्ड जुड़ने लगता है। तो कुल मिला के संक्रमण अवस्था में कार्बन की जो संयोजकता होती है, वो कार्बन की संयोजकता यहां पर कितनी हो गई? 5। ये देख लो आप, 3 और 2 5 हो गई। और जब कार्बन की संयोजकता 5 हो जाती है उसे कहते हैं बेटा संक्रमण अवस्था। और ये संक्रमण अवस्था होती है वो अस्थायी होती है। संक्रमण अवस्था क्या होती है? अस्थायी होती है। तो ये वापस टूट जाएगा और कुल मिला के इस प्रकार आपको प्रोडक्ट प्राप्त हो जाएगा। ये बॉन्ड पूरी तरह टूट जाएगा तो ये आपका Br माइनस निकल जाएगा, ये आपका OH प्राप्त हो गया। और ये आपका Br माइनस पूरी की पूरी तरह निकल गया बाहर। तो इसको आप क्या बोलोगे? सर ये हो गया आपका मेथेन और मेथेन में ओल जोड़ दिया तो आपका बन गया मेथेनॉल। क्या बन गया? मेथेनॉल। अब आपको मैं एक एक चीज समझाता हूं, वापिस एक एक समझाता हूं बेटा SN2 के बारे में। SN2 अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग प्राथमिक एलाइड और नाभिक स्नेही दोनों के ऊपर निर्भर करता है। यही पद मंद है इसका तो, और यही सब कुछ है, यही मंद पद है इसका तो मंद पद में कौन कौन भाग लिए? सर हमारा RX भी भाग लिया और नाभिक स्नेही भी भाग लिया। तो SN2 अभिक्रिया में जो मंद पद है उस मंद पद में ही क्या हो रहा है? मंद पद में ही
आपका आरएक्स भाग ले रहा है और मंद पद में ही आपका नाभिक से नहीं भाग ले रहा है, तो दोनों की सांद्रताओं पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करेगा। दूसरा आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा किस तरह वेग समीकरण लिखेंगे तो 100% ऐसे लिखेंगे, r बराबर के आर एक्स की पावर 1 और एन की पावर 1। तो कोटि भी इसमें दोनों, कोटि में क्या होती है, कोटि की परिभाषा ये होती है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग समीकरण में उपस्थित अभिकारकों की सांद्रता के घातांकों का योग। तो कितने अभिकारक सर जी, 2 अभिकारक है, और जब 2 अभिकारक है तो जो घातांकों का योग होगा 1 + 1 बराबर कोटि n की पावर, n कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। n कितनी आ जाएगी बेटा, 2 आ जाएगी। SN1 अभिक्रिया केवल कितने पद में संपन्न हुई, आपने देखा 1 पद में संपन्न हुई, कोटि 2 बताई दी। मध्यवर्ती क्या बनती है, इसमें संक्रमण अवस्था बनती है, आपको बताई दिया। और विन्यास का प्रतिलोमन हुआ या प्रतिपन हुआ, नहीं हुआ, हुआ सर, किसमें पीछे से अटैक कर रहा है। अगर मैं पूछा जाए बेटा किसमें अगर पीछे से अटैक कर रहा है, तो SN2 अभिक्रिया का जो वेग होता है, SN2 अभिक्रिया का वेग, SN2 अभिक्रिया का जो वेग होता है, नेक्स्ट पेज में लिख देता हूं ये लास्ट चीज, मतलब यहां लिख देता हूं एक डिब्बा बना के, यहां पर डिब्बा बना के लिख देता हूं मैं आपके, इस डिब्बे में लिख देता हूं पूरी चीज, आप ध्यान से देख लेना। SN2 अभिक्रिया का वेग होगा, अभिक्रिया का वेग वो त्रिविम बाधा के व्युत्क्रमानुपाती होता है। त्रिविम बाधा के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब अगर इस कार्बन पे भीड़ ज्यादा रहेगी ना तो आक्रमण सही नहीं हो पाएगा, आक्रमण सही नहीं हो पाएगा। इस कार्बन पे अगर भीड़ ज्यादा रहेगी तो आक्रमण सही नहीं हो पाएगा, तो भीड़ कम से कम चाहिए, इसलिए प्राथमिक एलाइन लिया जाता है। और इसमें कार्बोकेटायन बनता है तो 3 डिग्री वाले ज्यादा देंगे बेटा, 3 डिग्री वाले ज्यादा देंगे। तो ये आप चाहो तो लास्ट चीज ये समझ लो, क्योंकि आपको फिर तो पूरी चीजें मैंने आपको लगभग समझा दी, एक एक चीज समझा दी, एक एक चीज मैंने यहां पर समझा दी। तो लास्ट चीज आप चाहो तो इसको भी देख सकते हो। SN1 अभिक्रिया, SN1 अभिक्रिया में लास्ट चीज देख लो, ये SN1 अभिक्रिया में, SN1 अभिक्रिया के प्रति RX की क्रियाशीलता का क्रम, RX की क्रियाशीलता का क्रम पर कब है ये, कि जब भिन्न भिन्न एल्किल समूह, जब भिन्न भिन्न एल्किल समूह, X तो समान है, भिन्न भिन्न एल्किल समूह, एल्किल समूह अलग अलग है। जैसे सर या आपका जाए CH3C, CH3, CH3 ये Br, या आपका जाए CH3, CH, Br, CH2, CH3, या आपका दे दे आपको जैसे CH3, CH2, Br, और आपको ऐसा दे दिया जाए CH3, Br। तो आपको पता ही है 3 डिग्री है, क्योंकि जिससे कार्बन से Br जुड़ा है वो कितने से गिरा हुआ है, 3 से। ये 2 डिग्री है, या आपका 1 डिग्री है, और ये आपका सुपर 1 डिग्री है, सुपर 1 डिग्री है। तो आपको बताने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि भिन्न भिन्न एल्किल समूह है और एलोजन समान है। तो आपका सबसे ज्यादा जो क्रियाशील है ये होगा, क्योंकि इसमें 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा। ये CH3, ये CH3, ये CH3, ये Br, ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन वाला ज्यादा स्टेबल रहेगा। ये CH3, ये CH, ये फिर Br, और ये CH2, ये CH3। उसके बाद में आपका 1 डिग्री वाला रहेगा, और साथ में लास्ट में आपका ये सुपर 1 डिग्री वाला कौन सा आपका जो दे रखा है यहाँ पर CH3, Br, ये रहेगा। SN2 अभिक्रिया में, SN2 अभिक्रिया का जो वेग होता है, SN2 अभिक्रिया का वेग वो कुल मिला के त्रिविम बाधा के व्युत्क्रमानुपाती होता है। स्टीरियो जो त्रिविम बाधा होती है, त्रिविम बाधा क्या होती है कि जिस कार्बन पर नाभिक स्नेही का आक्रमण होता है ना, उस पर कितनी भीड़ है, उस भीड़ को कहा जाता है त्रिविम बाधा। उस भीड़ को क्या कहा जाता है, त्रिविम बाधा कहा जाता है। उस भीड़ को कहा जाता है त्रिविम बाधा, कि जिस कार्बन पर नाभिक स्नेही का आक्रमण हो रहा है उस पर कितनी भीड़ है। तो एक बात बताओ, अगर ये इतना बड़ा ग्रुप हो तो फिर तो यार भीड़ बहुत ज्यादा हो गई ना इस कार्बन पे, तो अटैक सही नहीं हो पाएगा। ये देखो बड़े बड़े ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो सबसे ज्यादा जो अगर इन्हीं को, इसी क्वेश्चन को मैं यहां पर दे दूं, पर बेटा इसमें थोड़ा ध्यान से देखना, ये एल्किल समूह क्या है, एल्किल समूह अगर भिन्न भिन्न हो, ये देखना एल्किल समूह भिन्न भिन्न जुड़े हो, तो इसी को क्वेश्चन को यहां पर कराऊंगा तो सबसे ज्यादा जस्ट उल्टा हो जाएगा।
सबसे ज्यादा क्रियाशील CH3Br। फिर इसके बाद में बेटा आपका यहां पर आपका हो जाएगा CH3, इसका सीक्वेंस लिख दो, नॉर्मल एग्जांपल तो बदलते रहते हैं, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री और फिर सबसे सुपर 1 डिग्री, ये चलेगा, ये घटता हुआ क्रम है। और इसमें भी ये घटता हुआ क्रम लिख रहा हूं लेकिन इसमें उल्टा चलेगा, CH3Br, फिर यहां पर आपका आ जाएगा CH3 CH2Br, फिर यहां पर आपका जाएगा CH3 CH Br CH2 CH3 और सबके लास्ट में आ जाएगा आपका CH3C CH3 CH3। इस पे सबसे ज्यादा भीड़ है इस वाले कार्बन पे, तो इसका लिख देना सबसे पहले जो आपका रहेगा वो सुपर 1 डिग्री CH3Br, फिर बेटा आपका 1 डिग्री, फिर आपका 2 डिग्री और सबसे कम रहेगा वो 3 डिग्री रहेगा। ये था बेटा SN1 और SN2 क्रियाविधि का कॉन्सेप्ट। उम्मीद है मुझे आपको अच्छे से समझ में आई होगी। एक एक बात समझा दी बेटा, इससे ज्यादा तो क्या पूछेगा, इससे ज्यादा तो SN1 SN2 में बोर्ड परीक्षा में कुछ भी नहीं पूछेगा, वो आपसे कुछ भी नहीं पूछेगा। अब आप कॉन्सेप्ट लगा लेना, क्वेश्चन लगा लेना, क्वेश्चन सारे मैं करवा रहा हूँ। SN1 और SN2 को तो बहुत अच्छे से मैंने करवा दिया, एक एक चीज समझा दी, अब आपको अच्छे से देखना है। तो ये अंतर है, ये डिफरेंस है पूरे के पूरे, या आपको और एक डिफरेंस दोबारा भी बता दिए मैंने आपको। क्रियाविधि एक एक तरीके से बता दी, इसमें 2 पदों में हो रहा है, पहले में मंद पद है कार्बोकेटायन है, उसमें ही जो आपका तर्तेकेलाइड होता है या आरएक्स होता है वही भाग ले रहा है, ये देखो, इसलिए उसमें केवल एक अणु की सांद्रता पर निर्भर करता है, वो क्या आपके आरएक्स। इसमें दोनों भाग ले रहे हैं, आपका आरएक्स भी ले रहा है, ये मेथिल ब्रोमाइड है, मेथिल ब्रोमाइड भी भाग ले रहा है और आपका नाभिक स्नेही भी भाग ले रहा है, इसलिए इसका जो अभिक्रिया का वेग होता है SN2 का वो नाभिक स्नेही के ऊपर भी निर्भर करता है और आरएक्स के ऊपर भी निर्भर करता है। संक्रमण अवस्था बनती है, संक्रमण अवस्था में कार्बन की संयोजकता 5 हो जाती है, अनस्टेबल होती है, फटाफट से टूटती है, विन्यास का प्रतिलोमन हो जाता है, पीछे से अटैक करता है, तो भीड़ कम रहेगी तो त्रिविम बाधा की व्युत्क्रमानुपाती रहेगी, जितनी ज्यादा भीड़ रहेगी उतना ही अभिक्रिया का वेग कम रहेगा, मतलब 3 डिग्री का सबसे कम रहेगा, फिर 2 डिग्री का 1 डिग्री का सबसे ज्यादा जो रहेगा वो सुपर 1 डिग्री का रहेगा। बेटा ये था एग्जांपल, ये था आपको SN1 अभिक्रिया में। उम्मीद करता हूं 1% आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, कतई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। नेक्स्ट बात करता हूं मैं आपको, एक एक चीज समझाता हूं बेटा। यहां तक आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, यहां तक कोई डाउट नहीं है, ये कंप्लीट क्वेश्चन। नेक्स्ट पेज की तरफ लेके जाता हूं। अब तो ज्यादातर क्वेश्चन देखना मैंने करवा ही दिए, आपके जितने ज्यादातर क्वेश्चन है वो सब करवा दिए मैंने, एक एक क्वेश्चन करा दिया मैंने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या आया, अगला क्वेश्चन ये आया कि निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं को पूरा कीजिए। ये 2015 के 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2015 में 2 नंबर का क्वेश्चन क्या आया आपको अच्छे से समझना है। निम्नलिखित अभिक्रियाओं को पूरा कीजिए, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं को, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं को पूरा कीजिए, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं को, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं को पूरा कीजिए, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं को पूरा कीजिए। तो आपको क्या करना है, पहला क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, इधर थोड़ा ध्यान से देखना है। पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार ये बेंजीन दे रखा है, क्लोरोबेंजीन, और बेटा क्लोरोबेंजीन के बगल में दे दिया ऐसे CH3Cl, CH3Cl, और आपको दे रहा है ये निर्जल AlCl3, निर्जल AlCl3। बेटा इस रिएक्शन को कहा जाता है एल्किलीकरण करना, फिडल क्राफ्ट अभिक्रिया है ये, क्लोरोबेंजीन की फिडल क्राफ्ट रिएक्शन है। तो बॉन्ड टूटेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। कौन सी रिएक्शन है ये, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन, और इलेक्ट्रॉन स्नेही में भी कौन सी है, फिडल क्राफ्ट, और फिडल क्राफ्ट में भी कौन सी है, एल्किलीकरण, एल्किलीकरण, एल्किलीकरण फिडल क्राफ्ट अभिक्रिया है ये, एल्किलीकरण फिडल क्राफ्ट अभिक्रिया, एल्किलीकरण फिडल क्राफ्ट अभिक्रिया, ये एल्किलीकरण फिडल क्राफ्ट अभिक्रिया है। एल्किल समूह का एडिशन हो जाएगा, ये बॉन्ड टूटेगा इधर U करके, तो ये डेल माइनस इस पे डेल प्लस, और ये बॉन्ड यहां से जाएगा, ये देखो क्या बन जाएगा, यहां से H प्लस का बाहर निकलेगा, ये क्लोरोबेंजीन है, वहां पर भी लगा सकते थे आप, कोई दिक्कत नहीं है, ये क्लोरोबेंजीन है। यहां पर थोड़ा ध्यान से समझिए बेटा, हाँ ये क्लोरोबेंजीन है, और इसके ऊपर एल्किलीकरण में यहां से H प्लस बाहर निकला, और H प्लस और Cl। थोड़ा सा देखो क्वेश्चन को अच्छे से समझो बेटा, क्वेश्चन क्या कह रहा है ये, हाँ ये क्लोरोबेंजीन है, यहां से H प्लस निकलेगा, Cl को ले जाके HCl बना देगा, और यहां पर क्या बन जाएगा आपका CH3,
ये CH3 जुड़ जाएगा, एल्किल समूह एडिशन हो गया और क्या बाहर निकल गया आपका ये HCl बाहर निकल गया, ये HCl बाहर निकल गया। तो इसका नाम क्या लिख सकते हो आप, ये मेन पोजीशन मान लो, तो ऑर्थो पे क्या है आपका क्लोरो, ऑर्थो क्लोरो टालुइन, इसका कॉमन नाम लिख सकते हो आप, ऑर्थो पोजीशन पे क्लोरो है ना, ऑर्थो क्लोरो टालुइन। ये एल्किल समूह जुड़ जाएगा, H+ बाहर निकलेगा, देखो प्लस वाला अंदर गया, प्लस वाला बाहर आया, तो एक इलेक्ट्रॉन से नहीं अंदर गया और एक इलेक्ट्रॉन से नहीं बाहर आया। तो जब एक इलेक्ट्रॉन से नहीं अंदर जाता है, एक इलेक्ट्रॉन से नहीं बाहर आता है, उसको तो इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोला जाता है। आ गई बात समझ में? बिल्कुल सर, आज पूरी बात समझ में आई है, एक एक टॉपिक आपका समझ में आ रहा है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन आया 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, इसके बाद में HI का दे रखा है, और मैं आपको करा देता हूं पूरी एक एक चीज बता देता हूं बेटा। नेक्स्ट ये आपको क्या बोल रहा है वो, ये आपको करा दिया वैसे मैंने। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थोड़ा ध्यान से देखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, 2015 में आए हुए क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन वापस वही रिपीट कर दिया उसने, CH3 CH2 Cl और वो KCl दे दिया और KCl के साथ गर्म कर दिया, और आपको बोल रहा है बताओ। अरे तो कितनी बार बताऊं भाई, ये CH3 CH2 और ये CN बन जाएगा, क्या बाहर निकल जाएगा KCl, क्या बाहर निकल जाएगा भाई, ये KCl बाहर निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन, इस पे ज्यादा बात नहीं करूंगा, पहले अच्छे से बात कर लें। अगर आपसे पूछा जाए, ऐसे पूछ रहा है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और यहां पर दे दिया HI CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और आपको दे दिया HI। बेटा आपको समझ में आ गया होगा मैं कहां लेके जा रहा हूं, मैं आपको कहां लेके जा रहा हूं। अरे बेटा मैं आपको एल्कीन में HX का योग होता है ना, उस पर लेके जा रहा हूं, और MKR लग जाएगा बेटा। कौन सा रूल लग जाएगा, MKR। बहुत अच्छे से समझा सकता हूं, बहुत तरीके से समझा सकता हूं MKR को मैं। MKR मार्कोनिकोव का रूल, तो आप मार्कोनिकोव का रूल तो आप सबको आना ही चाहिए, तो मार्कोनिकोव का रूल समझा दूं पहले, फिर आपको ये कंप्लीट करवा दूं मैं। मार्कोनिकोव का रूल पहले पूरा समझा देता हूं, फिर ये कंप्लीट कराता हूं मैं। तो MKR क्या होता है, मार्कोनिकोव का रूल क्या होता है, मार्कोनिकोव का रूल, मार्कोनिकोव का नियम क्या होता है, थोड़ा ध्यान से देखना। हालांकि बेटा ये बोर्ड एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, मार्कोनिकोव का खुद नियम सबको आना चाहिए, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। तो मार्कोनिकोव का नियम क्या होता है, अरे भाई ये क्या कह रहा है रे, ये ऐसे बोल रहा है बदमाशी कर रहे हो सर आप। मार्कोनिकोव का नियम, मार्कोनिकोव का नियम क्या होता है, आपको एक एक चीज समझा रहा हूं। मार्कोनिकोव का नियम क्या होता है भाई, इधर ध्यान से देखो, मार्कोनिकोव का नियम कब लगता है और कब नहीं लगता, वो एक एक चीज समझा रहा हूं। तो मार्कोनिकोव का नियम आपको सबको आना चाहिए कि जब असम्मित एल्कीन, असम्मित एल्कीन, अब आप चाहो तो मैं 12th बोर्ड के हिसाब से पढ़ाऊंगा, फालतू बात करूंगा ही नहीं। मार्कोनिकोव का नियम तो नहीं तो तगड़ा है, इसमें तो एक एक चीज बता सकता हूं मैं आपको। जब असम्मित एल्कीन में HX का योग, HX का योग होता है, असम्मित एल्कीन में HX का योग होता है, असम्मित एल्कीन में HX का योग होता है, तो HX का धनावेशित भाग, HX का धनावेशित भाग, धनावेशित भाग का मतलब H+, धनावेशित भाग H+ उस द्विआबंधित कार्बन पर जुड़ता है, उस द्विआबंधित कार्बन परमाणु पर जुड़ता है, उस द्विआबंधित कार्बन परमाणु पर जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है, जिस पर हाइड्रोजन की संख्या, हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है, अधिक होती है, तथा ऋणावेशित भाग HX का ही है, ये भी ऋणावेशित भाग, ऋणावेशित भाग उस द्विआबंधित कार्बन पर जुड़ता है, उस द्विआबंधित कार्बन परमाणु पर जुड़ता है, कार्बन परमाणु पर जुड़ता है जहां हाइड्रोजन की संख्या कम होती है।
हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, जहां हाइड्रोजन की संख्या कम होती है इसे MKR रूल कहा जाता है, इसे MKR कहा जाता है, मार्कोनिकोफ रूल कहा जाता है। अब भाई बोर्ड में ऐसे लिखना होता है। बहुत सारे स्टूडेंट देख रहे होंगे, वो सोच रहे होंगे सर इतनी थ्योरी, हाँ बिल्कुल, बोर्ड में आपको पूरी थ्योरी लिखनी पड़ती है, तब जाके आपको नंबर मिलता है। अगर मार्कोनिकोफ का नियम आ जाता है तो ये सब बातें लिख के आपको एग्जाम्पल देना पड़ेगा। तो मार्कोनिकोफ का नियम क्या कहता है कि जहां असमित एल्कीन में जब HX का योग कराएंगे तो जहां हाइड्रोजन की संख्या कम है ना डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पे, उस पे एलोजन जोड़ दो, जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा है वहां पर हाइड्रोजन ही जोड़ दो। मतलब डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पे जहां जिस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पे हाइड्रोजन की संख्या कम है वहां हेलोजन जोड़ो, और जहां हाइड्रोजन ज्यादा है वहां पर हाइड्रोजन ही जोड़ो। तो देखो ये मार्कोनिकोफ का नियम ही है, और मार्कोनिकोफ के नियम से ये क्वेश्चन आया है। तो बेटा ये असमित एल्कीन है क्योंकि डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के दोनों तरफ कार्बन परमाणु की संख्या बराबर नहीं है, इधर कितनी है 2 है और इधर कितना है 1 है। असमित एल्कीन में HI का योग, तो ये प्लस और ये माइनस, तो जहां हाइड्रोजन कम है वहां हेलोजन जोड़ो, तो आपका बन जाएगा CH3CH, और यहां पर आ जाएगा बेटा I, और यहां पर आ जाएगा सर सिंगल बॉन्ड, और यहां हाइड्रोजन ज्यादा है वहां हाइड्रोजन जोड़ो, तो ये CH3I। इसको अरे सॉरी H जुड़ गया ना, CH2 में H जुड़ गया तो CH3, इसका नाम हो जाएगा सर 1, ये 2 और ये 3, इसको बोला जाता है 2 आयोडोप्रोपेन। IUPAC नाम क्या होगा इसका सर, 2 पे आयोडो है 2 आयोडोप्रोपेन, ये 2 आयोडोप्रोपेन बन गया आपका। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा ये, और ये मार्कोनिकोफ का नियम भी आपको समझ में आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कतई समस्या नहीं होनी चाहिए। ये मार्कोनिकोफ का रूल था भाई। इसमें से एक और अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार आता है, कई बार आ जाता है, कई बार आ जाता है। अब यहां से भी एक और रूल नया सामने आ जाता है, वो भी मैं आपको बता दूंगा, पर बोर्ड में जितना होता है ना उतना ही बताऊंगा मैं, फालतू ज्यादा चीजें नहीं बताऊंगा, जितना बोर्ड के ऊपर है। मैं चाहूँ ना तो आपको बहुत ज्यादा भी बता सकता हूँ, लेकिन अपन अभी जो ये बैच, अभी ये जो सीरीज चल रही है ये 12th बोर्ड के हिसाब से चल रही है, एकदम 12th में जैसे पूछा जाता है वैसे ही आंसर देना है, उसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं बताऊंगा, 12th के हिसाब से बता रहा हूँ। अगर जिसको ज्यादा समझना है वो आप हमें कमेंट कीजिए, एक्स्ट्रा चीजें तो आप हमारे जो लक्ष्य क्लासेज का टेलीग्राम चैनल है उस पर आप अपने जो राय है वो भेज सकते हो, सजेशन भेज सकते हो, उसके हिसाब से मैं पर्टिकुलर टॉपिक वाइज भी अलग वीडियो बना दूंगा। लेकिन अगर आपको बहुत अच्छे से 12th बोर्ड में नंबर लाने हैं तो जैसे मैं लिखा रहा हूँ, जैसे मैं करवा रहा हूँ वैसे ही समझना है। अब यहाँ से एक फेमस क्वेश्चन आएगा, वो आगे आ जाएगा, तो उसी को मैं अभी मार्कोनिकोफ का रूल आ गया तो एग्जाम्पल नंबर 2 से करा देता हूँ। अगर ऐसा कभी आ जाए CH3CH डबल बॉन्ड CH2, अब इससे 2 क्वेश्चन बहुत शानदार बनते हैं। यहां पर HBr दे दे, ओनली HBr, और यहां पर दे दे आपका, यहां पर दे दे आपका HBr दे दे, ऐसे आपके दे दे कि यहां पर HBr दे दिया, HBr, या नहीं तो मैं यहां से बना देता हूं, यहां से ऐसे क्वेश्चन आ सकता है आपका। इसमें भी एडिशन HBr का, इसमें भी एडिशन HBr का, यहां पर HBr का एडिशन करवाना है HBr का, लेकिन यहां पर आपको प्रोक्साइड दे दिया नीचे, मतलब प्रोक्साइड भी कौन सा बेटा, वही C6H5CO का होल ट्वाइस O2 ये दे दिया, बेंजोइल प्रोक्साइड दे दिया, ये आपका बेंजोइल प्रोक्साइड होता है, और यहां पर HBr दे दिया। तो यहां तो जब HBr हो तो रूल लगाओ ओनली MKR लगाओ, मार्कोनिकोफ का रूल लगाओ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ओनली मार्कोनिकोफ का रूल लगाओ और आपका हो जाएगा। तो मार्कोनिकोफ का नियम तो जान ही गए आप कि जहां पर हाइड्रोजन कम है वहां हेलोजन जोड़ देंगे, और जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा है वहां पर हाइड्रोजन ही जोड़ देंगे। तो आपका क्या बन जाएगा सर CH3, ये CH, यहां पर हाइड्रोजन कम है तो ये Br जोड़ दो, और बेटा ये सिंगल बॉन्ड बदल जाएगा और ये आपका बन जाएगा CH3, इसको बोल दो 2 ब्रोमोप्रोपेन। लेकिन यहां पर आ जाता है AMKR, सही AMKR, ये आज पहली बार नाम सुना यार बेटा, आप पूरे साल से पढ़ रहे हो तो एंटी मार्कोनिकोफ का नियम, और एंटी मार्कोनिकोफ का नियम जस्ट अपोजिट होता है। AMKR का नियम क्या होता है वो भी आपको मैं समझा देता हूं, ओनली HBr पे लागू होता है ये, और किसी पे लागू
नहीं होता। एंटी मार्कोनिकोव का नियम, एंटी मार्कोनिकोव का नियम क्या होता है? एंटी मार्कोनिकोव, एंटी मार्कोनिकोव का नियम क्या होता है? आपको आना चाहिए भाई ये तो एंटी मार्कोनिकोव का नियम तो केवल HBr की कंडीशन में लागू होता है और कभी भी लागू नहीं होता है। तो एंटी मार्कोनिकोव का नियम क्या होता है? जस्ट इसका उल्टा होता है। शॉर्ट में तो आपको मैं बता दूं, जस्ट इसका उल्टा होता है MKR का। जहां जिस डबल बॉन्डेड पे हाइड्रोजन कम है ना, वहां पर हाइड्रोजन ही जोड़ो, और जहां पर हेलोजन, जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा है वहां हेलोजन जोड़ो। मतलब MKR तो क्या बोलता है कि जहां हाइड्रोजन कम है वहां हेलोजन जोड़ो, और जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा है वहां हाइड्रोजन ही जोड़ो। लेकिन एंटी मार्कोनिकोव का रूल क्या कहता है कि जिस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पे हाइड्रोजन कम है उस पे हाइड्रोजन ही जोड़ो ना, और हेलोजन जिस पे हाइड्रोजन ज्यादा है उस पे जोड़ो। तो आप प्रोडक्ट तो बना ही सकते हो CH3। सर यहाँ पर हाइड्रोजन कम है तो हाइड्रोजन ही जोड़ो, तो ये CH2, और बेटा यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन ज्यादा है तो बेटा यहाँ पर हेलोजन जोड़ दो, ये CH2 और ये Br जुड़ गया। तो ये आपका हो गया बेटा एक प्रकार से ये योगात्मक अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। एल्किन में एडिशन हो रहा है HBr का, तो योगात्मक अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। यह आपका बन गया 1 ब्रोमो एथेन, 1 ब्रोमो एथेन। और आप भाइयों अगर आपको एंटी मार्कोनिकोव का नेम बहुत ज़्यादा अच्छे से समझना है, बहुत अच्छे लेवल से, तो आप मेरे वो कमेंट करके बताइए, अलग से वीडियो बना के डाल दूंगा। जुगाड़ तो मैंने यहाँ बता दिया कि केवल HBr के साथ क्या होना चाहिए? HBr के साथ प्रोक्साइड होगा तभी लगेगा, और केवल HBr पे लगता है। इस बाई को खरास प्रभाव भी कहा जाता है, इस बाई को क्या कहा जाता है? खरास प्रभाव भी कहा जाता है। और बेटा इस बाई को प्रोक्साइड प्रभाव भी कहा जाता है, प्रोक्साइड प्रभाव भी इस बाई को कहा जाता है। अगर आपको कोई डाउट हो, आपको अगर नीट लेवल पे पढ़ना है, अगर आपको इसको नीट लेवल पे पढ़ना है, एकदम नीट लेवल पे समझना है, तो आप मेरे को कमेंट कर दो, नीट लेवल पे समझाऊंगा, एक भी डाउट नहीं छोड़ूंगा। दोनों में ही MKR को भी नीट लेवल पे पढ़ाऊंगा और AMKR को भी नीट लेवल पे पढ़ाऊंगा, कोई डाउट नहीं छोड़ूंगा। लेकिन बोर्ड एग्जाम में तो आपको परिभाषा लिखनी होती है, जो उसकी जस्ट अपोजिट करके लिख देना, जस्ट उसकी उल्टी लैंग्वेज हुए रखना। जस्ट जहां पर हाइड्रोजन धनावेशित भाग उस पर जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, ऋणावेशित भाग वहां जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होती है। लेकिन कब? जब असमित एल्किन में HBr का योग प्रोक्साइड की उपस्थिति में कराया जाता है तो HBr पे ही लागू होगा और कहीं भी लागू नहीं होगा। तो ये तो जोरदार क्वेश्चन था बेटा। अगला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए। SN1 अभिक्रिया को उदाहरण से ही समझाइए। समझा दिया भाई। अगला क्वेश्चन SN1 अभिक्रिया को उदाहरण से ही समझाइए। बताओ SN1 अभिक्रिया 2016 में आया, क्या समझ में नहीं आएगा? SN1 अभिक्रिया को उदाहरण से ही पूछ रहा है ना, तो SN1 अभिक्रिया को उदाहरण सहित आप यहां से समझा सकते हो। ये SN1 अभिक्रिया को उदाहरण से समझा दो। ये पूरा SN1 अभिक्रिया के बारे में ये क्रियाविधि बता देना उदाहरण सहित, ये उदाहरण लिख दो, यहाँ मेन प्रोडक्ट बना देना और ये क्रियाविधि बता के आप SN1 अभिक्रिया के बारे में क्या नहीं बता सकते? बिल्कुल सर, ये क्वेश्चन आ जाएगा। अब हमें आ जाएगा ना SN1 अभिक्रिया में क्रियाविधि, जो कब आया? 2016 में आया। SN1 अभिक्रिया में क्रियाविधि से ही समझाओ, कब आया आपके? SN1 अभिक्रिया में क्रियाविधि वाला आया 2016। मतलब अब 2016 के क्वेश्चन स्टार्ट करा दिए मैंने। ये पहला क्वेश्चन ही 2 नंबर का था, 2016 में आया। और आपको आ जाना चाहिए SN1 अभिक्रिया में क्रियाविधि को उदाहरण से ही समझाइए। क्या नहीं बताया SN1 अभिक्रिया में? सब बता दिया बोर्ड पे, जितना पूछा जाता है ना उतना बता दिया। अगला क्वेश्चन जरूर बता देता हूं मैं, सेतजीएफ का नियम क्या है? 2 ब्रोमोपेंटेन में विलोपन अभिक्रिया को समझाइए। ये 2016 का आज का क्वेश्चन करा देता हूँ। चलो एक काम करता हूँ बेटा, आज वीडियो भी लंबा हो गया, कल एक नया वीडियो बना दूंगा, क्योंकि अब राहुल सर आ गए, राहुल सर की क्लास का टाइम हो गया। कल और वीडियो बना दूंगा, 2 वीडियो में इसको कंप्लीट कराऊंगा। तो आज का वीडियो यहीं खत्म करूंगा। कल के वीडियो में 2016 से जितने क्वेश्चन आ रखे हैं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन तो रिपीट हो रखे हैं, तो कल सारी रिएक्शनें वगैरह सब आपको कंप्लीट करवा दूंगा। और उम्मीद करता हूँ बेटा आपको मजा आ रहा होगा, केमिस्ट्री पढ़ के फीलिंग आ रही होगी कि हाँ सर हम एक मतलब आपको कॉन्फिडेंस क्रिएट हो रहा होगा कि हाँ सर अगर आपकी वीडियो को लगातार ऐसे देखते रहेंगे, नोट्स बनाते रहेंगे, तो बेटा आपके बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। मैं आपको अभी बहुत कुछ करवाने वाला हूँ बोर्ड के PYQ के बाद भी। तो मेरे वीडियो को देखो और शेयर करो भाइयों, क्योंकि मुझे जितना मतलब आशीर्वाद मिलेगा आप लोगों का प्यार प्रेम मिलेगा, आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे, तभी तो मैं ना एक मेरे अंदर भी एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होगी, मेहनत करने की लगन पैदा होगी, ताकि मैं भी यहाँ ऑनलाइन आऊँगा, लंबी लंबी क्लासें लूँ और आपको मतलब कंप्लीट तैयारी करवा दूँ 56 में से 56 अभी इतने कम दिनों में भी, लगभग 45 डेज में भी। या अपने एग्जाम तो अपना तो बेटा
3 अप्रैल को एग्जाम है, वहाँ तक तो मैं बहुत अच्छी तैयारी करवा दूंगा। पर आप तो भर भर के कमेंट कीजिए, भर भर के इसको शेयर कीजिए, लोगों तक पहुँचाइए, ताकि बेटा सबका फ़ायदा हो सके। और लक्ष्य क्लासेज आपके लिए हमेशा तैयार रहेगी, तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। राम राम सा, थैंक यू।